हेलो फ्रेंड्स, मैं पिछले कुछ दिनों से आउट ऑफ स्टेशन होने के कारण एडिटोरियल की वीडियो उपलब्ध नहीं करा पा रहा था। अब मैं आपके सामने फिर से उपस्थित हूं। आज मैं 22 नवंबर 2016 का एडिटोरियल डिस्कस करने जा रहा हूं, जो कि इंदौर पटना एक्सप्रेस ट्रेन के साथ हुई दुर्घटना के विषय पर केंद्रित है। इस विषय पर कॉमन मुद्दे पर इसी टॉपिक पर 7 इंग्लिश न्यूज़पेपर्स में एडिटोरियल आया है। द हिंदू में 22 नवंबर 2016 के एडिटोरियल का हेडिंग है लेसन्स फ्रॉम ए डिजास्टर। इंडियन एक्सप्रेस में इसी विषय पर एडिटोरियल का हेडिंग है लर्न बाय एक्सीडेंट। इकोनॉमिक टाइम्स में इसी विषय पर 22 नवंबर के एडिटोरियल का हेडिंग है रिफॉर्म नाउ टू मेक ट्रेवल बाय रेल सेफर। दोस्तों, बिजनेस स्टैंडर्ड में इसी विषय पर एडिटोरियल का हेडिंग आया है एन एक्सीडेंट वेटिंग टू हैपन। बिजनेस लाइन में इसी विषय पर 22 नवंबर को एडिटोरियल का हेडिंग आया है मेक रेलवेज सेफर। द पायनियर में इसी विषय पर एडिटोरियल का हेडिंग आया है लर्निंग फ्रॉम ट्रेजेडी। टाइम्स ऑफ इंडिया में इसी टॉपिक पर एडिटोरियल का हेडिंग आया है एक्सीडेंट प्रोन, तथा फाइनेंशियल एक्सप्रेस में इसी विषय पर एडिटोरियल का हेडिंग आया है गेटिंग सेफ्टी ऑन ट्रैक। दोस्तों, 2010 के बाद सबसे पहली भयंकर रेल दुर्घटना 100 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती हुई इंदौर पटना एक्सप्रेस के कानपुर देहात के पास 14 डिब्बे पटरी से उतरने के कारण ये दुर्घटना हुई है। रेलवे नेटवर्क के विषय में द हिंदू लिखता है कि हमारा रेलवे नेटवर्क, जो कि प्रतिवर्ष 7 बिलियन यात्रियों की यात्रा आवश्यकताएं पूरी करता है, वास्तव में ऐसे रेलवे नेटवर्क का असाधारण रूप से सुयोग्य प्रबंधन अत्यंत आवश्यक है। सुयोग्य प्रबंधन की इन चुनौतियों में सुयोग्य प्रबंधन की चुनौतियों में रेलवे यात्रा की सुरक्षा सुनिश्चित करना सबसे महत्वपूर्ण है। द हिंदू लिखता है कि इंदौर पटना एक्सप्रेस ट्रेन, जो कानपुर देहात में पटरी से नीचे उतर गई, इस दुर्घटना में 146 लोगों का काल के गाल में समा जाना इस बात का द्योतक है कि भारतीय रेलवे तंत्र अनपेक्षित रूप से जोखिमपूर्ण बना हुआ है। द हिंदू लिखता है कि जिस अनुग्रह राशि या एक्सग्रेशिया को क्षतिपूर्ति के रूप में प्रधानमंत्री कार्यालय, रेलवे मंत्रालय तथा राज्य सरकारों ने घोषित किया है, उस एक्सग्रेशिया या अनुग्रह राशि से मृतकों या घायलों की पीड़ा कभी भी पूर्णतया नष्ट नहीं हो सकती। द हिंदू आगे लिखता है कि रेलवे मंत्रालय को जनता का विश्वास पुनः मजबूत करने के लिए सतत गंभीर प्रयास करने होंगे। द हिंदू लिखता है कि रेलवे सुरक्षा के कुछ आवश्यक तत्व निम्न प्रकार से हैं। पहला तत्व होता है ट्रैक्स की अखंडनीयता, इंटीग्रिटी ऑफ ट्रैक्स। दूसरा तत्व है सिग्नलिंग। तीसरा तत्व है इंजन तथा कोच का निरीक्षण तथा पर्यवेक्षण, अर्थात रेल के डिब्बों तथा जो उसके ट्रैक्स हैं उनका निरीक्षण तथा पर्यवेक्षण, ऑडिट ऑफ इंजन्स, ट्रैक्स एंड कोचेज। दोस्तों, आगे लिखता है रेलवे सुरक्षा कमिश्नर जो होते हैं उन्होंने पहले भी कई बार जांच की है और उन जांचों से उजागर हुआ है कि 70% से ज्यादा रेल दुर्घटनाओं का कारण मानवीय भूल होती है, अर्थात रेलवे कर्मचारियों का प्रशिक्षण एवं क्रियात्मक मानकों पर प्रामाणिकता पूर्वक कार्य करना अत्यंत महत्वपूर्ण रूप से अपेक्षित है। द हिंदू लिखता है कि मिलियंस की संख्या में भारतीय जनता रेलों में प्रतिदिन सवार होती है। 2011 में रेलवे मंत्रालय ने रेल सुरक्षा के मुद्दे पर अनिल काकोडकर समिति का गठन किया था, जिसने 2012 में अपनी रिपोर्ट सौंप दी थी। इसी के साथ साथ रेलवे पुनर्संरचना, रेलवे रीस्ट्रक्चरिंग के मुद्दे पर विवेक देबरॉय समिति का गठन किया गया था और दोनों समितियों ने बड़े सुधारों की सिफारिश की थी। दोस्तों, इस विषय में फाइनेंशियल एक्सप्रेस बताता है कि अनिल काकोडकर समिति ने 2012 में अपनी रिपोर्ट देते हुए कहा था कि रेलवे की अनेक परिसंपत्तियां, रेलवे असेट्स अत्यधिक जर्जर हालत में हैं और जिसके कभी भी भयंकर दुर्घटना का कारण बनने की संभावना हो सकती है।
अनिल काकोडकर समिति ने रेलवे सुरक्षा आवश्यकताओं के लिए 1 लाख करोड़ धन आवंटन की आवश्यकता बताई थी। दोस्तों, इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार 2012 में रिपोर्ट प्रस्तुत करते समय अनिल काकोडकर समिति ने आने वाले 5 वर्षों के दौरान 1 लाख करोड़ धनराशि के कोष की आवश्यकता बताई थी। इसके साथ साथ अनिल काकोडकर समिति ने रेलवे सुरक्षा, रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर, पुराने ट्रैकों को बदलने, सिग्नलिंग व्यवस्था को सुधारने की बात कही थी। दोस्तों, इसके अलावा अनिल काकोडकर समिति ने ICF इंटीग्रल कोच फैक्ट्री पेराम्बूर में जो स्थित है उसके द्वारा बनाए गए परंपरागत भारी रेलवे डिब्बों को हल्के LHB कोचेज से परिवर्तित करने की बात कही थी। LHB कोचेज ये थोड़े उन्नत कैटेगरी के अच्छे प्रकार के नए प्रकार के डिब्बे होते हैं जिनके बारे में हम थोड़ी ही देर में डिस्कस करेंगे इसी वीडियो में। दोस्तों, इसके अलावा अनिल काकोडकर समिति ने यह भी कहा था कि भारतीय रेलवे का जो एक्सेल लोड है वो 60 किलोग्राम प्रति मीटर बताया जाता है, परंतु हमारे ट्रैक्स पर 52 किलोग्राम प्रति मीटर से अधिक के एक्सेल लोड के साथ रेलवे परिचालन करना बुद्धिमत्तापूर्ण नहीं होगा। और जिस तीव्र गति से आजकल रेल चलाई जाती है उसमें 43,000 ICF डिब्बे जो पुराने परंपरागत डिब्बे हैं, 43,000 की बड़ी संख्या में इन पुराने कोचेज को चलाना, तीव्र गति से पुराने ट्रैक्स पर इस प्रकार से संचालन करना, ये काफी जोखिमपूर्ण है। ये सब बातें अनिल काकोडकर समिति ने 2012 में अपनी सिफारिशों में कही थी। दोस्तों, इसमें आगे की बात यह है, आइए जान लेते हैं कि एक्सेल लोड की परिभाषा क्या होती है। एक्सेल लोड संपूर्ण रेल के कुल भार के कारण पटरियों पर उत्पन्न होने वाला कुल घर्षण बल एक्सेल लोड कहलाता है। दूसरे शब्दों में पहिएदार वाहन जो होते हैं, पहिएदार वाहनों को जब किसी आधार या धुरी पर चलाया जाता है तो सभी पहियों के कारण पटरी या धुरी के द्वारा महसूस किया जाने वाला कुल भार एक्सेल लोड कहलाता है। ये इसकी परिभाषा है। दोस्तों, आगे चलते हैं। द हिंदू लिखता है कि अनिल काकोडकर समिति तथा विवेक देबरॉय समिति ने जो बड़े सुधार बताए थे उनमें शामिल था ट्रेनों में टक्कर रोधक चेतावनी यंत्र लगाए जाएं, ठीक है, कोलिजन एंटी कोलिजन वार्निंग सिस्टम्स लगाए जाएं। दूसरा है कि स्टेट्यूटरी सेफ्टी अथॉरिटी संवैधानिक सुरक्षा अधिकरण का गठन किया जाए। अगला सुधार था पुराने रेलवे डिब्बों को, पुराने कोचेज को, जो परंपरागत ICF कोचेज होते हैं उनको आधुनिक LHB डिजाइन के कोच से बदला जाए। दोस्तों, इसके अलावा इससे आगे ये सुधार का सुझाव दिया गया था कि आधुनिकीकृत प्रबंधन के द्वारा ट्रेन के परिचालन के जो संवेदनशील मुद्दे होते हैं उन पर ध्यान दिया जाए। दोस्तों, अब देख लेते हैं कि ये जो पुराने ICF परंपरागत कोचों को बदल करके नए LHB डिजाइन के कोच प्रयोग में लाने का जो बात है, इस पर क्या बाधाएं आ गई, क्या अड़चन आ गई। तो दोस्तों, इंडियन एक्सप्रेस बताता है कि नए LHB कोचेज जो थे उन पर अनिल काकोडकर समिति ने 5 वर्षों के दौरान 10,000 करोड़ रुपए खर्च करने की बात कही थी, ये सुझाव दिया था। द पायनियर कहता है कि परंपरागत ICF कोचों को LHB कोचों से बदलने का प्रस्ताव उस समय खटाई में कथित रूप से खटाई में पड़ गया था, इसलिए थोड़ा ठंडे बस्ते में चला गया था कथित रूप से, जब रेलवे बोर्ड ने आशंका जताई कि LHB कोचों का निर्माण करने वाली कपूरथला कोच फैक्ट्री सभी ट्रेनों में प्रत्येक कोच को बदलने लायक पर्याप्त संख्या में तीव्रता से उत्पादन नहीं कर पाएगी।
तो दोस्तों इसके अलावा यद्यपि जो रेलवे मंत्री हैं श्री सुरेश प्रभु, उन्होंने पुराने आईसीएफ कोचों को एलएचबी कोचों से बदलने के लिए एक योजना अवश्य तैयार की थी। दोस्तों अब देख लेते हैं आईसीएफ कोचेज और ये जो एलएचबी कोचेज हैं इनमें क्या क्या विशेषताएं और क्या अंतर होती हैं, तो हाउ दे आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। सो दोस्तों रेल के डिब्बे दो प्रकार के होते हैं। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री में बनाए गए डिब्बे, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री पेराम्बूर में स्थित है और ये परंपरागत प्रकार के डिब्बे बनाती है। दूसरा है दोस्तों लिंक हॉफमैन बुश डिजाइन, इसको हम शॉर्ट में कहते हैं LHB, लिंक हॉफमैन बुश डिजाइन। और दोस्तों ये मूलतः एल्स्टॉम नाम की कंपनी है, एक जर्मन कंपनी है जिसने मूलतः इन डिब्बों का आविष्कार किया था। वो मूलतः इनको डिब्बों को बनाती है, लेकिन भारत में इनका निर्माण कपूरथला कोच फैक्ट्री में किया जाता है। दोस्तों हाई स्पीड ट्रेन या जो शताब्दी ट्रेन और राजधानी ट्रेन है भारत में, उनमें ये LHB डिब्बे पहले से ही प्रयोग किए जा रहे हैं। लेकिन अधिकतर एक्सप्रेस ट्रेनों में और एक्सप्रेस से नीचे की ट्रेनों में परंपरागत आईसीएफ कोचों का ही प्रयोग किया जाता है। जो दुर्घटनाग्रस्त हुए हैं ट्रेन, वो भी क्योंकि एक एक्सप्रेस ट्रेन थी, इसीलिए उसमें आईसीएफ कोचेज का, परंपरागत कोचेज का ही प्रयोग किया गया था। दोस्तों आईसीएफ कोचों का जो औसत वेग होता है वो एवरेज स्पीड 70 किलोमीटर पर आवर होती है तथा अधिकतम वेग 140 किलोमीटर पर आवर होता है। वहीं पर एलएचबी कोचेज की जो औसत गति होती है वो 160 किलोमीटर पर आवर होती है तथा इसका जो अधिकतम वेग होता है एलएचबी कोचेज का वो 200 किलोमीटर पर आवर होता है। औसतन वेग 160 तथा अधिकतम वेग मैक्सिमम स्पीड 200 किलोमीटर पर आवर। चार कारण होते हैं जिनके कारण से, चार कारणों से एलएचबी कोचेज आईसीएफ कोचेज से अधिक सुरक्षित माने जाते हैं। पहला कारण होता है एलएचबी कोच जो होते हैं रेल के पटरी से उतरने के बावजूद पलटते नहीं हैं, एंटी टेलीस्कोपिक होते हैं। दूसरा कि एलएचबी कोचेज जो हैं स्टेनलेस स्टील से बने होते हैं तथा हल्के होते हैं, जिसके कारण उनकी झटका सहने की क्षमता अधिक होती है। परंपरागत आईसीएफ कोचेज जो होते हैं माइल्ड स्टील से बने होते हैं और कम लचीले होते हैं, भारी होते हैं। आईसीएफ कोचेज में ब्रेक लगाने की थ्रेड पद्धति, थ्रेड ब्रेकिंग सिस्टम होता है और शीघ्र ब्रेक नहीं लगते। एलएचबी कोचेज में डिस्क ब्रेक होते हैं और डिस्क ब्रेक के कारण कम दूरी पर ही इनको तीव्रता से रोका जा सकता है, जल्दी रोका जा सकता है। एलएचबी कोचेज जो होते हैं दुर्घटना होने पर एक दूसरे को ऊपर नहीं चढ़ते। इसका एक वैज्ञानिक कारण है क्योंकि एलएचबी कोचेज होते हैं उन डिब्बों की सापेक्षिक गति, रिलेटिव मोशन अत्यंत कम होता है, जबकि परंपरागत आईसीएफ कोचेज का रिलेटिव मोशन अधिक होता है। तो दोस्तों ये सब कारण है। वैसे इस वर्ष के रेल बजट में रेल मंत्री श्री सुरेश प्रभु ने घोषणा की थी कि रेलवे के सभी जोन्स को मार्च 2017 तक ट्रैक गुणवत्ता की जांच करने के लिए अल्ट्रासाउंड दरार सूचक मशीन, अल्ट्रासाउंड फ्लॉ डिटेक्शन मशीन उपलब्ध करा दी जाएगी। यह पता लगाया जाना आवश्यक है कि दरार की जांच करने के लिए इस प्रकार की जो टेस्टिंग है वो इंदौर कानपुर पटना मार्ग पर की गई थी, उस ट्रैक पर की गई थी जहां पर दुर्घटना हुई है अथवा नहीं। दोस्तों इसके अलावा अच्छी बात यह है कि रेलवे मंत्रालय ने पिछले 2 वर्षों में पूंजीगत व्यय पर अधिक ध्यान केंद्रित किया है, कैपिटल एक्सपेंडिचर पर अधिक ध्यान केंद्रित किया है। रेलवे मंत्री श्री सुरेश प्रभु वित्त मंत्रालय से रेलवे सुरक्षा कोष के लिए 12 लाख करोड़ रुपए की मांग लगातार करते आ रहे हैं। वास्तविकता में समस्या ये है कि रेलवे को प्रति वर्ष
यात्री किराए के कारण 30,000 करोड़ का घाटा उठाना पड़ता है यात्री परिवहन के कारण, परंतु टिकट मूल्य बढ़ाने को अच्छा नहीं माना जाता। यात्रियों का जो टिकट मूल्य होता है उसको बढ़ाने को अच्छा नहीं माना जाता, इसलिए माल की ढुलाई का भाड़ा बढ़ाना पड़ता है। और जब तक रेलवे को विकासक्षम वायबल संस्थान नहीं बनाया जाएगा, वायबल इंस्टीट्यूशन के रूप में विकसित नहीं किया जाएगा, तब तक सुरक्षा पर खर्च की जो क्षमताएं हैं वो कम ही रहेंगी, इस बात की आशंका है। दोस्तों, जो ट्रैक में दरार आ जाती है उसका एक वैज्ञानिक कारण है कि ट्रैक गर्मी की ऋतु में फैल जाते हैं और सर्दी की ऋतु में सिकुड़ जाते हैं। द हिंदू लिखता है कि दुर्घटना के बाद यात्रियों के प्राणों की रक्षा के लिए अगले महत्वपूर्ण कदम के रूप में उन्नत मेडिकल सुविधाएं अवश्य उपलब्ध कराई जानी चाहिए। यदि दुर्घटना ऐसे ग्रामीण क्षेत्रों के आसपास होती है जहां पर कोई अस्पतालों की व्यवस्थाएं अच्छी नहीं है अथवा ट्रॉमा विशेषज्ञ या सघन चिकित्सा कक्ष आईसीयू की उपलब्धता नहीं है, तो वहां पर अधिक लोगों की मृत्यु की संभावनाएं हो जाती हैं। अतः जिला अस्पतालों तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को उन्नत अपग्रेड करना अनिवार्य है। इंडियन एक्सप्रेस सुझाव देता है कि बचाव तथा राहत कार्य करते समय हेलीकॉप्टरों का उपयोग करना चाहिए। दोस्तों, द हिंदू आगे लिखता है कि तुरंत करने के लिए रेलवे मंत्रालय का दायित्व ये है कि अफसरों की लाल फीताशाही के कारण, रेड टेपिज्म ऑफ ब्यूरोक्रेसी के कारण घायल लोग सर्वोत्तम इलाज व त्वरित चिकित्सा सेवाओं से वंचित न रह जाएं। इस बात पर रेलवे मंत्रालय को ध्यान देना होगा। आगे टाइम्स ऑफ इंडिया कहता है कि समस्या का एक अन्य कारण रेलवे का पहेली बन चुका प्रशासनिक ढांचा भी है। इस प्रशासनिक ढांचे में अनेक हितों के टकराव, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट विद्यमान है, क्योंकि रेलवे बोर्ड स्वयं ही नियम निर्माता है, स्वयं ही परिचालन करता है और स्वयं ही नियामक तथा नियंत्रक, तीनों की भूमिकाएं रेलवे बोर्ड अकेले ही निभा रहा है। टाइम्स ऑफ इंडिया सुझाव देता है कि रेलवे सुरक्षा को दृढ़ बनाने के लिए रेलवे बोर्ड से स्वतंत्र एवं स्वायत्त, सशक्त, नियंत्रक तथा नियामक संस्था स्थापित की जानी चाहिए, जो रेलवे सुरक्षा का ऑडिट, पर्यवेक्षण व निरीक्षण करे। यह दुर्घटना, टाइम्स ऑफ इंडिया लिखता है कि यह दुर्घटना ऐसे समय में हुई है जब रेलवे मंत्रालय ने रेलवे विकास के मुद्दे पर रेल विकास शिविर का आयोजन किया हुआ था। यदि बुलेट ट्रेन जैसे आधुनिकीकरण को सफल बनाना है तो मूल समस्याओं को पूर्णतया समाधान करके देना होगा। दोस्तों, रेलवे भारतीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा है, क्योंकि प्रतिदिन 23 मिलियन यात्रियों तथा 3 मिलियन टन माल की ढुलाई रेलवे द्वारा की जाती है। रेलवे की 50% दुर्घटना 50% दुर्घटनाएं रेल के पटरी से उतरने एवं सिविल इंजीनियरिंग के दोष के कारण होती है। और जितनी ये जो पटरी से उतरने की दुर्घटनाएं होती हैं, इनमें से कुल जितनी, आप समझिए, फिर से बताता हूं, कुल जितनी पटरी से उतरने के कारण दुर्घटनाएं होती हैं उनमें से 29% ट्रैक की गड़बड़ी के कारण होती हैं। बिजनेस लाइन लिखता है कि रेलवे मंत्रालय रेल सुरक्षा, रेलवे सेफ्टी के लिए नॉन लैप्सेबल, कालातीत न होने वाला नॉन लैप्सेबल कोष बनाने की प्रक्रिया में है, फंड बनाने की प्रक्रिया में है। इस फंड का नाम प्रस्तावित किया गया है राष्ट्रीय रेल सुरक्षा कोष, और इसका आकार 19,000 जो आपका नॉन लैप्सेबल राष्ट्रीय रेल सुरक्षा कोष होगा, उसका आकार 1,19,183 करोड़ रुपए होगा। इस फंड का बड़ा भाग ट्रैक नवीनीकरण तथा रेलवे क्रॉसिंग्स को सुरक्षित बनाने में इसका उपयोग किया जाएगा।
ये सब सूचनाएं बिजनेस स्टैंडर्ड ने दी हैं। आगे बिजनेस स्टैंडर्ड लिखता है कि इस दुर्घटना विशेष में यह भी ध्यान देने योग्य है कि ट्रेन 1 घंटा देरी से चल रही थी। रेलवे मंत्रालय को ट्रेनों के देरी से चलने की समस्या को पूर्णतया समाप्त करना होगा। इंडियन एक्सप्रेस बताता है कि पिछले 10 वर्षों के दौरान रेलवे मंत्रालय ने DRF अर्थात डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड को स्थापित किया था। पिछले 10 वर्षों के दौरान रेलवे मंत्रालय ने रेलवे सुरक्षा के लिए DRF डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड की स्थापना की थी। बिजनेस स्टैंडर्ड बताता है कि यदि रेलवे सुरक्षा के प्रति रेलवे मंत्रालय की गंभीरता को देखना है तो ध्यान देना होगा कि डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड मूल्यह्रास रिजर्व फंड का विनियोग या एप्लीकेशन किस प्रकार किया गया है। श्री सुरेश प्रभु ने अपने प्रथम रेलवे बजट में 7,900 करोड़ रुपए का आवंटन प्रस्तावित किया था, परंतु रिवाइज्ड एस्टीमेट में आवंटन घटकर 5,500 करोड़ रुपए हो गया। 2016-17 के 2016-17 के वर्तमान रेलवे बजट में आवंटन प्रस्ताव ही 3,200 करोड़ रुपए मात्र का हुआ है और इसकी तुलना भूतपूर्व रेलवे मंत्री लालू प्रसाद यादव ने वर्ष 2008-9 के आवंटन 6,000 करोड़ रुपए से करते हुए इस वर्ष के वर्तमान आवंटन प्रस्ताव की 3,200 करोड़ रुपए की धनराशि को नाकाफी अर्थात कम बताया है। श्री लालू यादव ने मांग की है कि स्पेशल रेलवे सुरक्षा फंड पर गंभीरता पूर्वक कार्य करना चाहिए, जिसका प्रस्ताव काकोडकर समिति ने सुझाया था। स्पेशल रेलवे सुरक्षा फंड का जो सुझाव है वो अनिल काकोडकर समिति ने 2012 की अपनी रिपोर्ट में सुझाया था और उस पर गंभीरता पूर्वक कार्य करना चाहिए, ऐसा श्री लालू प्रसाद यादव पूर्व रेलवे मंत्री जो रहे हैं उनका सुझाव है। इंडियन एक्सप्रेस कहता है कि डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड DRF के संदर्भ में धन आवंटन की वर्तमान आवश्यकता 2016-17 के लिए लगभग 15,000 करोड़ से 20,000 करोड़ रुपए तक है, जबकि आवंटन मात्र 3,200 करोड़ रुपए का ही हुआ है। स्पेशल रेलवे सुरक्षा फंड के निर्माण में बाधा ये आ रही है कि पिछले कुछ वर्ष से रेलवे विभाग अधिशेष लाभ सरप्लस प्रॉफिट जनरेट नहीं कर पा रहा है और यदि रेलवे सुरक्षा फंड बनाना है तो उसके संपूर्ण धन का आवंटन आम बजट जनरल बजट से ही कराया जाना होगा। आशंका ये है कि रेलवे बजट को आम बजट के साथ एकीकृत कर देने से रेलवे पर दिया जाने वाला ध्यान कम हो सकता है, इसकी आशंका है और यह आशंका बिजनेस स्टैंडर्ड इस आशंका को जताता है। इकोनॉमिक टाइम्स इस विषय में कहता है कि फंड आवंटन में बाधाएं तथा देरी होने से ट्रैक निर्माण में उन्नत मिश्र धातुओं अलॉयज के प्रयोग में भारतीय रेलवे आधुनिक वैश्वीकृत मानकों की तुलना में काफी पीछे रह सकती है, इस बात की आशंका है। दोस्तों, बिजनेस स्टैंडर्ड बताता है कि कुछ ही समय पूर्व प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने रेलवे के विषय में बल दिया था कि नई गति, नई उन्नति तथा नई क्षमता, न्यू स्पीड, न्यू प्रोग्रेस एंड न्यू कैपेसिटी, इस प्रकार का एक नारा, इस प्रकार का एक विचार श्री मोदी जी ने दिया था। इस लाभ और इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए रेलवे को रचनात्मक विचारों अर्थात इनोवेशन के साथ कार्य करना होगा। इकोनॉमिक टाइम्स ध्यान दिलाता है कि भारत को यद्यपि हाई स्पीड ट्रेन्स, उच्च गति वाली ट्रेन्स की महती आवश्यकता है, परंतु गलती यह हो जाती है कि हम पुराने ट्रैकों पर ही नई हाई स्पीड ट्रेन चलाने का प्रयास करते हैं। इकोनॉमिक टाइम्स बताता है कि हाई स्पीड ट्रेन्स अर्थात हाई स्पीड रेलवे HSR का विचार 1980 के दशक के बीच के वर्षों में तब आया था जब तत्कालीन रेलवे मंत्री श्री माधवराव सिंधिया ने इसकी सर्वप्रथम चर्चा की थी। विडंबना है कि 1985-86 से लेकर
2016 तक के 30 इयर्स के दौरान पुराने ट्रैकों को नए सक्षम ट्रैक्स में नहीं बदला जा सका है और उन पर HSR अर्थात हाई स्पीड रेल सुरक्षित रूप से चलाई जा सके, इस बात की व्यवस्थाएं पिछले 30 वर्षों में मुकम्मल नहीं हो पाई हैं, पूरी नहीं हो पाई हैं। वास्तविक बात यह है कि HSR ट्रैक बनाने में सामान्य ट्रैकों से 10 गुना अधिक खर्च आता है। ये इकोनॉमिक टाइम्स का विचार है। सरकार गर्व महसूस करती है कि 160 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दिल्ली और आगरा के बीच गतिमान एक्सप्रेस ट्रेन चल रही है, परंतु सुरक्षा उपाय भी समान रूप से महत्वपूर्ण है, इस बात पर ध्यान देना चाहिए। दोस्तों, इस सारे डिस्कशन में मैं आपके सामने 11 सुझाव रखूंगा। वो 11 सुझाव इस प्रकार की दुर्घटनाओं से बचने के लिए क्या कदम उठाने चाहिए, वो 11 प्रकार के कदम हम आपको सुझाव के रूप में मैं बताने जा रहा हूं। दोस्तों, सबसे पहला सुझाव है ट्रैक्स की अखंडनीयता, इंटीग्रिटी ऑफ ट्रैक्स पर विशेष ध्यान देना। दूसरा सुझाव है सिग्नलिंग पर विशेष ध्यान देना। तीसरा सुझाव है इंजन तथा कोचों का अर्थात रेल के डिब्बों का तथा इंजनों का निरीक्षण तथा पर्यवेक्षण ऑडिट कराना। दोस्तों, चौथा सुझाव है स्टेट्यूटरी सेफ्टी अथॉरिटी का गठन करना। दोस्तों, अगला सुझाव है ट्रेन्स में टक्कर विरोधी अर्थात एंटी कोलिजन चेतावनी सिस्टम, ठीक है, ट्रेन्स में एंटी कोलिजन वार्निंग सिस्टम लगाया जाना। दोस्तों, अगला सुझाव है पुराने रेल के डिब्बों अर्थात जो परंपरागत ICF कोचेज हैं उनको यथाशीघ्र LHB कोचेज से बदलना और इस विषय में कपूरथला फैक्ट्री जो है उसके सामने जो भी बाधाएं आ रही हैं उनके नए LHB डिजाइन के कोचेज के उत्पादन के विषय में उन बाधाओं को समाप्त करना। दोस्तों, अगला सुझाव है आधुनिकीकृत प्रबंधन के द्वारा ट्रेन के परिचालन के संवेदनशील मुद्दों पर ध्यान दिया जाना। दोस्तों, इससे अगला सुझाव है रेलवे सुरक्षा को दृढ़ बनाने के लिए रेलवे बोर्ड से स्वतंत्र एक स्वायत्त सशक्त नियंत्रक तथा नियामक रेगुलेटर संस्था की स्थापना करना जो कि रेल सुरक्षा का ऑडिट तथा निरीक्षण करती रहे। दोस्तों, अगला सुझाव है सैटेलाइट पोजीशनिंग सिस्टम का उपयोग किया जाना चाहिए जिसका डिस्प्ले और मानचित्र तथा आंकड़ा देखने की सुविधा रेलवे के ड्राइवर के पास ही होनी चाहिए। दोस्तों, अगला सुझाव है हाई स्पीड रेल चलानी है तो ट्रैकों की क्लियरेंस की जांच का कंप्यूटरीकरण अवश्य करना होगा और ट्रैकों की क्षमता में सुधार अवश्य लाना होगा। दोस्तों, अगला सुझाव है रेलवे कर्मचारियों को उच्च स्तरीय प्रशिक्षण प्रदान किया जाना चाहिए। दोस्तों, ताकि उनको तकनीकी रूप से दक्ष बनाया जा सके। दोस्तों, अगला सुझाव है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जो जिला अस्पताल हैं और पब्लिक हेल्थ PHC जो होते हैं प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स जो होते हैं अर्थात प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, तो जिला अस्पतालों तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों का उन्नतीकरण करना, उनको अपग्रेड करना और वहां पर ICU जैसी क्षमताएं विकसित करना। तो दोस्तों, इस प्रकार से ये 11 या 12 मैंने आपको पूरे सुझाव दिए हैं, इनको आप अपने आंसर राइटिंग में उपयोग कर सकते हैं। दोस्तों, अब मैं आपको 32 वर्ड्स वोकैबुलरी के बताने जा रहा हूं। हमारा डिस्कशन अब समाप्ति की ओर है, वोकैबुलरी डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों, सबसे पहला वर्ड है एक्सेल, AXLE, इसका अर्थ होता है धुरी या कीली। दोस्तों, अगला वर्ड होता है प्रूडेंट, PRUDENT, इसका अर्थ है विवेकपूर्ण या बुद्धिमत्तापूर्ण। दोस्तों, इससे अगला वर्ड है स्टैट्यूटरी, STATUTORY, स्टैट्यूटरी, इसका अर्थ है वैधानिक। दोस्तों, अगला वर्ड आता है रिवैम्प्ड, REVAMPED,
रिवैम्प्ड का अर्थ है पुनरुद्धार करना या पुनर्निर्माण करना। दोस्तों इससे अगला वर्ड आता है टर्टल, TURTLE। टर्टल का अर्थ है धोखे से पलट जाना। दोस्तों इससे अगला वर्ड आता है डक्टाइल, DUCTILE। इसका अर्थ है लचीला। दोस्तों अगला वर्ड आता है एंडेमिक, ENDEMIC। एंडेमिक का अर्थ है क्षेत्र विशेष या स्थानीय प्रांत विशेष से जुड़ा हुआ। दोस्तों अगला वर्ड आता है आर्काइक, ARCHAIC। आर्काइक का अर्थ है अप्रचलित या प्राचीन। दोस्तों इससे अगला वर्ड आता है प्लेटर, PLATTER। इसका अर्थ है थाली या थाल। दोस्तों अगला वर्ड आता है हीडिंग, HEEDING। हीडिंग का अर्थ है ध्यान पूर्वक या सावधानी पूर्वक रखना। दोस्तों अगला वर्ड आता है जोल्टेड, JOLTED। जोल्टेड का अर्थ है विचलित। दोस्तों अगला वर्ड आता है अवर्ट, AVERT। एवर्ट का अर्थ है बचा लेना या रोक लेना। दोस्तों अगला वर्ड आता है मैंडारिन, MANDARIN। मैंडारिन वैसे तो चीन की भाषा को कहते हैं, लेकिन इसका एक दूसरा अर्थ होता है अकर्मण्य या रूढ़िवादी। दोस्तों अगला वर्ड आता है WEE। वी के कई सारे अर्थ हैं, जैसे लघु, बहुत छोटा, या इसका इसका मीनिंग होता है यूरिन। ठीक है। अच्छा अगला इसी का WEE, इसी वी शब्द का एक और अर्थ होता है बहुत शीघ्र या सवेरे सवेरे। दोस्तों अगला वर्ड लीजिए सकम, SUCCUM। सकम, दोबारा से स्पेलिंग बताता हूं, SUCCUMB। ठीक है। सकम का अर्थ है अभिभूत होना, झुकना या वशीभूत हो जाना। दोस्तों अगला वर्ड आता है श्रिफ्ट, SHRIFT। श्रिफ्ट का अर्थ है पाप की स्वीकारोक्ति, टू एडमिट द सिन। दोस्तों अगला वर्ड आता है अपहोल्स्टर्ड, UPHOLSTERED। अपहोल्स्टर्ड का अर्थ है गद्दी से युक्त, गद्दीदार। दोस्तों अगला वर्ड आता है ब्रुक, BROOK। ब्रुक का अर्थ है टू बियर अर्थात सहन करना। दोस्तों अगला वर्ड आता है लैक्स, LAX। लैक्स का अर्थ है ढीला। दोस्तों अगला वर्ड आता है अपेलिंग, APPALLING। अपेलिंग का अर्थ है भयानक। दोस्तों अगला वर्ड आता है कैटास्ट्रोफ, CATASTROPHE। कैटास्ट्रोफ का अर्थ है दुर्घटना। दोस्तों अगला वर्ड आता है कैरिएज, CARRIAGE। कैरिएज का अर्थ है ढोना या ढुलाई करना, रेलगाड़ी का डब्बा, ये भी इसका अर्थ होता है कैरेज का। दोस्तों अगला वर्ड आता है बेहमोथ, BEHEMOTH। बेहमोथ का अर्थ है विशालकाय पशु। ठीक है। दोस्तों अगला वर्ड आता है आपका लैकेडेजिकल। स्पेलिंग है LACKADAISICAL। लैकेडेजिकल का अर्थ है भावुक, चिंता युक्त या ध्यान मग्न। दोस्तों अगला वर्ड आता है कॉन्स्पिकुअस, CONSPICUOUS। इसका अर्थ है विशिष्ट। दोस्तों अगला वर्ड आता है अशर, USHER। इसका अर्थ है भेंट कराने वाला, पथ प्रदर्शक। दोस्तों अगला वर्ड आता है शोडी, SHODDY। इसका अर्थ है नाकारा या निकम्मा मनुष्य, तुच्छ वस्तु, शोडी। दोस्तों अगला वर्ड आता है स्ल्यू, SLEW। इसका अर्थ है मदहोश या दलदल में फंसा हुआ, नशे से उन्मत्त। ये तीन इसके अर्थ हैं। दोस्तों अगला वर्ड आता है स्क्यूड, SKEWED। स्क्यूड का अर्थ है तिरछा। दोस्तों अगला वर्ड आता है गजलिंग, GUZZLING। गजलिंग का अर्थ है लालची की भांति भोजन करने वाला।
दोस्तों अगला वर्ड आता है स्पेक्टेकल, SPECTACLE। स्पेक्टेकल का अर्थ है चमत्कार, प्रदर्शन या नाटक, इसी का अर्थ चश्मा भी होता है। दोस्तों अगला वर्ड लीजिए शैम्बोलिक, SHAMBOLIC। इसका अर्थ है शैम्बोलिक का अर्थ है अव्यवस्थित। दोस्तों अगला वर्ड आता है मूट, MOOT। मूट का अर्थ है बहस के योग्य, वाद विवाद का विषय या तर्क का विषय। दोस्तों इस प्रकार से ये हमारा एडिटोरियल कंप्लीट हो गया है, जो कि 7 इंग्लिश के न्यूज़पेपर्स का इकट्ठा एडिटोरियल मैंने आपको पूरा समग्र रूप से बताया, जिससे कि हमारा नॉलेज जो है वो निश्चित ही एक परिपूर्ण नॉलेज बनता है। एक बहुत ही उसके हर एक एस्पेक्ट को हमने समग्र रूप में समाहित करके पढ़ा है। तो दोस्तों द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, इकोनॉमिक टाइम्स, बिजनेस लाइन, फाइनेंशियल एक्सप्रेस सहित और इन 7 एडिटोरियल्स को मैंने एक साथ इकट्ठा करके समग्र रूप में आपको बताया। यदि ये एडिटोरियल का डिस्कशन आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज इसके यूट्यूब चैनल को हमारे अवश्य ही सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही इस एडिटोरियल के लिंक को अपने फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर दोस्तों के साथ अवश्य ही शेयर कीजिए, ताकि ये एडिटोरियल अधिक से अधिक लोगों तक तीव्र गति से पहुंच सके। दोस्तों इसके साथ ही इस वीडियो को लाइक अवश्य कीजिए और नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपने डाउट्स पूछिए। तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक कीजिए, इसके लिंक को अपने फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इससे आपको ये लाभ होगा कि नित्य नई एडिटोरियल का जो वीडियो है अपलोड करते ही तुरंत आपको उसकी नोटिफिकेशन बिना किसी शुल्क के, बिना किसी फीस के प्राप्त होती रहेगी और आपकी कोई वीडियो छूटेगी नहीं। दोस्तों इसी प्रकार से नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपने डाउट्स पूछिए। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।